की बात कर लेते हैं। उनमें सबसे बड़ी खबर यही कि रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच भारतीयों को यूक्रेन से सकुशल वापस कब लाया जाएगा, और इसके साथ ही हमारी नजर यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रहेगी, जहां पर रूस लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। वहीं यूपी के लिहाज से सबसे बड़ी खबर की बात भी करेंगे तो तीसरे चरण का मतदान, और 3 मार्च को ये छठे चरण का मतदान होगा। लेकिन 7वें चरण के लिए मतदान के लिए आज सियासी सूरमा जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज गाजीपुर और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभाएं करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहीं सीएम योगी मऊ और आजमगढ़ के चुनावी दौरों पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में जनसभाएं करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं की रैलियों को जवाब देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में होंगे और जौनपुर में जनसभाएं करेंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मऊ और आजमगढ़ में रैलियां करके सीएम योगी को चुनौती देते दिखाई देंगे। तमाम खबरें जिनके बारे में विस्तार से आपको आगे बुलेटिन में हम बताएंगे एक एक करके। तो चुनावी सभाएं जो हैं आज भी होने वाली है 7वें चरण के लिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान कल होने वाला है। 10 जिलों की 57 सीटें होगी जहां पर यह मत डाला जाएगा। सभी सीटों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। परिवहन विभाग के वाहनों में से भेजी जाएंगी पोलिंग पार्टियां। पोलिंग पार्टियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही और पोलिंग पार्टी बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। यानी कि कल गुरुवार को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के थमने के साथ ही इन जिलों में चौकसी भी बढ़ा दी गई है। छठे चरण में जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, महराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में करीब 2.25 करोड़ मतदाता हैं जो कि करीब 676 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। तो छठे चरण की तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। 10 जिलों की 57 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, यानी कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और पोलिंग पार्टियों के लिए तमाम पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं और छठे चरण का ये मतदान होगा। छठे चरण में कब कितनी सीटों पर चुनाव होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। आपको बताते हैं 3 मार्च को चुनाव होगा और 10 जिलों की 57 सीटों पर ये वोटिंग होगी। तो सबसे पहले बलिया, यहां पर मतदान होने वाला है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कौन से जिला है। बलरामपुर है एक जिला जहां पर मतदान किया जाएगा। ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं जहां मतदान होना है। सिद्धार्थनगर, महराजगंज, इसके अलावा बस्ती है जहां पर मतदान किया जाएगा। इसके अलावा संत कबीरनगर, यहां पर भी कल वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर, इसके साथ ही कुशीनगर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर है जहां पर मतदान होना है। देवरिया है जहां पर मतदान होना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो महराजगंज भी है जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। तमाम वो जिले हैं जहां पर कल मतदान किया जाएगा। यहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छठा चरण होगा जहां पर छठे चरण में तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और ये तमाम वो जिले हैं जहां पर मतदान किया जाएगा। तो अकबरपुर ये हॉट सीट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बलरामपुर हॉट सीट है यहाँ पर से। इसके साथ कपिलवस्तु हॉट सीट है। इसके साथ डुमरियागंज है, ये भी एक हॉट सीट है। गोरखपुर जहां पर से सीएम खुद हैं। बस्ती, ये हॉट इस चरण में यानी कि छठे चरण की हॉट सीट्स कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये वो सीट्स हैं जो कि हॉट सीट हैं जिन पर सबकी निगाहें जो है बनी रहने वाली हैं छठे चरण में। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर, छठा चरण है और तमाम तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन छठा चरण इतना आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए 10 जिलों की 57 सीटों पर अब छठे चरण में चुनाव होता है, जिसको कि लेकर आज जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं वो जिला मुख्यालयों से अपनी अपनी जगह पर रवाना हो जाएंगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत आसान होने वाला नहीं है, वो इसलिए क्योंकि छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ यानी कि गोरखपुर है और उसी के साथ पूर्वांचल को साधने की कवायद भी यही से कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। अगर हम धार्मिक मायने से देखें तो सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है और उसके अलावा जो जैसा कि गोरखपुर है और बौद्ध धर्म के भी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा
है और वहां भी धार्मिक संस्थान कई सारे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो चरण है इसको जो जीतता है और कहीं ना कहीं आगे चल के जो भी सातवां चरण है तो उसमें पकड़ जरूर मजबूत होने वाली है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वोट डालेंगे और ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी कर चुकी हैं। हालांकि जो चुनाव प्रचार है वो अभी फिलहाल थम चुका है और अब पोलिंग पार्टियां आज रवाना भी हो जाएंगी और तैयारियां कर ली गई हैं। और खासतौर पर ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से लखनऊ में देखा गया कि जो ईवीएम की सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लगाई गई, एक अधिकारी अंदर पहुंचता है, उसके पास छेनी हथौड़ी मिलती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज को लेकर इस चरण में हमलावर रहेगा और निगरानी जरूर रखी जाएगी कि जब वोट पड़ जाए उसके बाद ईवीएम की निगरानी की जाए और किसी तरीके की सेंधमारी उसमें ना हो। तो ये जो मामला एक नया निकल के आ रहा है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष अब हमलावर होने वाला है। तो फिलहाल 5 चरण का रण खत्म हो चुका है, छठे चरण की अब तैयारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में पिछली बार से बेहतर मतदान इस बार हो सके ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन अभी तक जो जितने भी चरण हुए हैं उसमें देखने को यह मिला है कि पिछली बार से यानी कि 2017 से मतदान जो है कम हुआ है। तो ऐसे में छठे और सातवें चरण में कितना मतदान प्रतिशत रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। शिल्पा, बिल्कुल जाहिर तौर पर मयूर देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजे यहां पर रहते हैं और कितना मत प्रतिशत कल पड़ता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी में आज का बुधवार सियासी वार पलटवार से भरपूर रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी और अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी तक 7वें चरण के प्रचार के लिए जोर लगाते दिखेंगे और जनता को आखिरी चरण के लिए अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। 3 मार्च को यूपी में छठवें चरण का मतदान होना है, लेकिन नेता 7वें चरण के लिए आज ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। यूपी में आज का बुधवार सियासी वार पलटवार से भरपूर दिखेगा, जब सियासी सूरमा एक दूसरे के निशाने पर होंगे। आज पीएम मोदी गाजीपुर और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए सपा समेत विपक्षी दलों को निशाने पर लेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ और आजमगढ़ में विरोधियों पर तीखा हमला बोलते दिखाई देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार की कमान संभालते दिखेंगे। अमित शाह चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में जहां जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचकर उद्यमियों को संबोधित करके बीजेपी के लिए आखिरी चरण की रणनीति को अंजाम देते दिखाई देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चंदौली और मिर्जापुर में चुनावी रैलियों के जरिए जनता से वोट मांगते दिखाई देंगे। बीजेपी नेता जहां रैलियों के जरिए विपक्षियों को घेरने का काम करेंगे, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरे एक्शन के साथ जवाबी पलटवार करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज जौनपुर में कई जनसभाएं होनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज पूर्वांचल की फतह के लिए जोर आजमाइश करती दिखाई देंगी। प्रियंका मऊ और आजमगढ़ में रैलियां करके सीएम योगी को चुनौती देती दिखेंगी। 3 मार्च को छठवें चरण का मतदान होना है और अब ये सभी नेता 7वें चरण के मतदान के लिए जोर आजमाइश में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बता दें आपको 7वें चरण के लिए यानी कि 7वें चरण के लिए प्रचार होगा, आखिरी ये दौर होगा, तो जाहिर तौर पर आज जो गर्जना होगी वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम जो दिग्गज हैं वो आपको मैदान में एक बार फिर से नजर आएंगे और 7वां क्योंकि आखिरी चरण है तो ऐसे में आज प्रहार और तीखे होते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तंज का दौर जो है वो और ज्यादा प्रखर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि कल छठे चरण का चुनाव होना है और उसके बाद 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। यानी कि जनता ने किसको जीत का स्वाद चखा है, जनता ने किसको एक बार फिर से मौका दिया है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन उस बीच तमाम जो दिग्गज हैं वो जरूर आपको नजर आएंगे और तमाम जो दिग्गज हैं अपने प्रत्याशियों के लिए तो वोट मांगेंगे ही, लेकिन इसके साथ तमाम और पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मयूर भी जुड़े हुए हैं, अंशुमन हमारे साथ हैं, आलोक त्रिपाठी हमारे साथ है। फटाफट से मयूर का रुख करते हैं, फिर तमाम और सहयोगी के पास भी चलते हैं। मयूर, जिस तरीके से आज तमाम रैलियां हो रही हैं क्योंकि हर एक चरण के लिए रैली हो रही है, आज ये गर्जना और ज्यादा तेज होगी क्योंकि बस अब आखिरी चरण है, 7वां चरण, उसके बाद 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए 5 चरणों का रण खत्म हो चुका है। छठे 7वें चरण के लिए अब जो भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर तैयारियां करेंगी और चुनाव प्रचार करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जीत सुनिश्चित करने के लिए अब बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनभद्र में रहेंगे और उसके अलावा गाजीपुर में भी रहेंगे। और देखने वाली बात यह है कि अगर हम सोनभद्र की बात करें तो डायमेंशन के हिसाब से वो जिला बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम विकास की बात करें तो उससे ये क्षेत्र जो है अछूता रहा है। गाजीपुर का भी वही हाल है। और अगर वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी को कंपेयर किया तो ईस्टर्न यूपी बहुत पीछे छूट जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे, अपना संबोधन करेंगे, तो अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं क्षेत्रीय लोगों के लिए, वहां के विकास के लिए। हालांकि शुरुआती 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी को यह कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। आखिरी के 2 चरण भी अच्छे से निकल जाए ताकि उनकी जो सपना है 300 प्लस का वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। तो जिस तरीके से आप मैनेजमेंट को समझिए भारतीय जनता पार्टी के, कि छोटे से लेके शीर्ष नेतृत्व तक बड़े से बड़ा नेता लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। ऐसे में लगातार लोगों से संबोधन करना और अपनी योजनाओं को बताना और आने वाले 5 सालों में क्या कुछ योजनाएं रहेंगी, कैसे जनता को लाभ मिलेगा। और खास तौर पे जो पिछड़े जिले हैं, यानी कि दोनों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, सोनभद्र गाजीपुर, यहां पर विकास किस तरीके से होगा, यहां पर जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कैसे रहेंगी, एजुकेशन पॉलिसी कैसी रहेंगी। खास तौर पे अगर हम ईस्टर्न यूपी की बात करें तो कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तमाम चीजें उन सब बातों को लेकर लगातार सामने आएंगी जब ये दिग्गज मैदान में होंगे। मयूर, हमारे साथ आलोक त्रिपाठी भी हैं गाजीपुर से। आलोक, गाजीपुर का जरा समीकरण समझाइएगा, क्या स्थिति गाजीपुर में नजर आ रही है? मैं बता दूं कि गाजीपुर में जो आरटीआई मैदान है, जो नवीन स्टेडियम है, वहां प्रधानमंत्री लगभग 2:40 पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और 2:50 पे वो मंच पे रहेंगे। और यहाँ पे जो है 7 विधानसभा को साथ पूरा पूर्वांचल को भी यहाँ से प्रधानमंत्री जो है निशाना साधेंगे। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 7 विधानसभा के जो 7 प्रत्याशी हैं उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए हुए थे, उसके बाद जो है स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ इस मंच पे फिलहाल विराजमान होंगे। वो 1:30 बजे के आसपास वो भी पहुँच जाएंगे पुलिस लाइन में और मंच पे वो भी साझा करेंगे। कुल मिला के मैं बता दूं कि यहाँ समीकरण जो है जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे सपा, बसपा और भाजपा, ये तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और निश्चित तौर से देखा जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, हालांकि ये एलजी मनोज सिन्हा का क्षेत्र भी है, कुल मिला के गाँव क्षेत्र कह लें या इनका शहर कह लें, कुल मिला के जिस तरीके से जो मनोज सिन्हा को जनता ने जो नकारा था, निश्चित तौर से ये इस समय बीजेपी कह रही है कि वो बदला का समय आ गया है। पार्टी भी कह रही है कि बदला का समय आ गया है, जनता भी कहीं ना कहीं वो सहयोग कर रही है। और मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा यहाँ पे क्या तस्वीर यहाँ से निकल के आती है। अंशुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनभद्र से। अंशुमन, सोनभद्र की तस्वीर क्या कहती है? बता दें कि यहाँ पे पुलिस लाइन के पास सभा स्थल है जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ पर पीएम मोदी लगभग 12:50 पर यहाँ आएंगे और उनकी 40 मिनट की यहाँ सभा है, वो संबोधित करेंगे। दरअसल यहाँ सोनभद्र में 4 विधानसभाएं हैं और इन 4 विधानसभाओं को देखते हुए पीएम मोदी की यह रैली होगी और यहाँ से वो जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे। जहाँ तक यहाँ पर सपा भाजपा इन दोनों की आमने सामने की लड़ाई है, जिसको देखते हुए सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत यहाँ पर अंतिम चरण ठीक, यानी कि हर एक दल अपनी ताकत जो है पूरी तरीके से झोंकता हुआ नजर। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर से एक बड़ी खबर इस बीच आपको दे दें। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रचार करने जा रहे थे। खलवापट्टी गांव की पूरी घटना बताई गई, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जाम लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से समर्थकों ने यहां पर जाम लगा दिया, प्रदर्शन वो करने लगे। दूसरी तरफ जिस काफिले पर ये पूरा पथराव हुआ है उनमें कई गाड़ियां जो हैं उनके शीशे टूट चुके हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, उनका आरोप ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह हमला जो है वो किया गया है इस काफिले पर। तो प्रचार करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य निकले थे, लेकिन इस बीच पथराव हुआ।
वहीं कुशीनगर में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गई और खुद हाथ में डंडा लेकर दौड़ पड़ी। इस दौरान उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं से तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव का आरोप लगा और इसी को लेकर पिता के समर्थन में संघमित्रा मौर्य उतरी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में डंडा लेकर संघमित्रा मौर्य जो है खुद ही यहां पर जाती हुई नजर आई इस काफिले में। और ये बता दें जब काफिला यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का गुजर रहा था उसी बीच पथराव हुआ था और संघमित्रा मौर्य भी उनके साथ नहीं मौजूद थी। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से यहां पर पथराव किया गया, लेकिन इस बीच उन्होंने खुद हाथ में डंडा ले लिया। छठे चरण के रण के लिए प्रचार करने बलिया पहुंचे अखिलेश यादव ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बलिया वाले जानते हैं कि बीजेपी वालों ने कितनी बार धोखा दिया है, धोखे के साथ साथ छला भी है। समय समय पर बीजेपी बलिया की जनता को छलती रही है। बीजेपी वालों ने बलिया को इतना छला है कि इस बार चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे वो सब पांचवें चरण के मतदान के बाद ठंडे पड़ गए हैं। बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चढ़ाने का काम करेंगे और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बलिया में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव की चुनावी सभा में भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास पहुंच गई। इसी दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कुर्सियों तक तोड़ डाली। अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मी और पुलिस से बेकाबू हुई भीड़ को खदेड़ा और पूरा मामला शांत करवाया गया। अखिलेश यादव की यह सभा फेफना विधानसभा के कटरिया गांव में हुई। वहीं चंदौली में राजनीतिक पारा एकदम हाई है। अंतिम चरण में 7 मार्च को जिले में मतदान होना है। मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने चंदौली पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज सपा नेता रामगोपाल यादव भी चंदौली पहुंचे। चंदौली में रामगोपाल यादव ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी के हर एक नेता की हालत खराब हो गई है। बीजेपी के नेता केवल अखिलेश का नाम सुनने मात्र से ही बदहवास हो जाते हैं। एक अखिलेश ने सारी बीजेपी को पानी पिला दिया। समाजवादी पार्टी की हवा देखकर बीजेपी के नेता की भाषा बिगड़ गई है और बदजुबानी पर उतर आए हैं, लेकिन हमारी भाषा इतनी खराब नहीं जो हम उन्हें उनके शब्दों का जवाब दें। जब सन्निपात हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो जब जो कहता है उसका खुद आभास नहीं होता कि उसका अर्थ क्या है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की हो गई है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बीजेपी के ऊपर से नीचे तक के सारे नेताओं की स्थिति हो गई है। केवल अखिलेश का नाम सुनते ही वो बदहवास हो जाते हैं। एक अखिलेश ने सारी बीजेपी को पानी पिला दिया। देख रहे, सिंगल हैंडेडली बीजेपी को रूट आउट करने जा रहे हैं बुरी तरह से। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे ज्यादा खबरें सबसे ज्यादा क्लियर पिक्चर क्लैरिटी के साथ देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सिर्फ डिश टीवी HD बॉक्स से। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें भारत पिछले 6 दिनों से देख रहा है।
इस युद्ध में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर मौत दर्द देती है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में मारे जा रहे सैनिकों और आम नागरिकों की मौत के साथ साथ पलायन की तस्वीरों से भी हिंदुस्तान गमज़दा है। लेकिन मंगलवार का दिन यूक्रेन के खार्किव से जो खबर लाया वो सदमा देने वाली थी। कर्नाटक के रहने वाले भारतीय छात्र की खार्किव में जारी गोलीबारी के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले ही नवीन ने कर्नाटक में अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात की थी। नवीन ने उन्हें बताया था कि कैसे वो यूक्रेन के बंकर में अंदर रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। नवीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूक्रेन के युद्ध ने नवीन की जान ले ली। खबर है कि रूस की सेना जब यूक्रेन के खार्किव इलाके में अटैक कर रही थी तो ये हमला कई रिहायशी इलाकों में भी हो रहा था और ऐसे ही एक हमले की चपेट में आकर कर्नाटक के रहने वाले नवीन की जान चली गई। इस घड़ी की बड़ी खबर। 7वें चरण के प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज। आज गाजीपुर सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। विपक्ष पर बोले बड़ा हमला। सीएम योगी भी भरेंगे 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनावी हुंकार। मऊ और आजमगढ़ में सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ भी करेंगे चुनावी प्रचार। अमित शाह की चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में जनसभा तो राजनाथ का चंदौली और मिर्जापुर दौरा। जेपी नड्डा वाराणसी में उद्यमियों को करेंगे संबोधित। 7वें चरण के लिए विपक्षी दलों ने भी कसी पूरी कमर। जौनपुर में अखिलेश भरेंगे हुंकार तो मऊ और आजमगढ़ में प्रियंका की चुनावी सभा। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान। कीव में अब एक भी भारतीय मौजूद नहीं। अब तक यूक्रेन से 12,000 भारतीयों का रेस्क्यू। आज 7 और फ्लाइट पहुंचेगी यूक्रेन। कीव के लिए कयामत का दिन। रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला पहुंचा बेहद नजदीक। टीवी टावर पाइपलाइन को रूसी सेना ने उड़ाया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें भारत पिछले 6 दिनों से देख रहा है। इस युद्ध में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर मौत दर्द देती है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में मारे जा रहे सैनिकों और आम नागरिकों की मौत के साथ साथ पलायन की तस्वीरों से भी हिंदुस्तान गमज़दा है। लेकिन मंगलवार का दिन यूक्रेन के खार्किव से जो खबर लाया वो सदमा देने वाली थी। कर्नाटक के रहने वाले भारतीय छात्र की खार्किव में जारी गोलीबारी के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले ही नवीन ने कर्नाटक में अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात की थी। नवीन ने उन्हें बताया था कि कैसे वो यूक्रेन के बंकर में अंदर रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। नवीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूक्रेन के युद्ध ने नवीन की जान ले ली। खबर है कि रूस की सेना जब यूक्रेन के खार्किव इलाके में अटैक कर रही थी तो ये हमला कई रिहायशी इलाकों में भी हो रहा था और ऐसे ही एक हमले की चपेट में आकर कर्नाटक के रहने वाले नवीन की जान चली गई। Sir, I am Naveen Gangoda brother, sir, cousin brother. Just now we received is no more now in air clash. Yes, not in air crash. There was a shelling taking place. खबर आई है कि नवीन खाने पीने का जरूरी सामान लेने बंकर से बाहर निकले थे, तभी गोलाबारी की चपेट में आ गए।
कर्नाटक के हवेरी जिले के रहने वाले नवीन यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। 21 साल के नवीन शेखरप्पा की मौत के बाद भारत सरकार ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राजनयिकों को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की अपील भी की है, क्योंकि जिस खार्किव इलाके में नवीन की जान गई, वहां भारत के करीब 2 से 4 हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी परेशानी यह भी है कि खार्किव यूक्रेन के पूर्वी इलाके में है और उसके आसपास रूस के अलावा किसी और देश की सीमा भी नजदीक नहीं, जबकि भारत सरकार अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वो यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर के देशों से चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूसी फौजों को 100 किलोमीटर चक्रव्यूह, यूक्रेन के सामने साक्षात मौत। मरेगा या मारेगा रूस, आत्मघाती बना पुतिन। अगर दुनिया ये इंतजार कर रही है कि ईयू, नाटो और अमेरिका के दबाव में रूस यूक्रेन पर भयानक हमले बंद कर देगा, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए हैं। आज 6 दिन बाद ये नौबत आ चुकी है कि पूरी दुनिया पुतिन के परमाणु हमले की धमकी से खौफ में आ गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फौजी अब हकीकत में मौत का तांडव मचाना शुरू कर रही है। कल रात से यूक्रेन पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों पर रूसी फौजों ने भयानक हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक कोरोना स्विचेस, फैंस एंड एलईडी लाइटिंग। 35 वर्षों से भरोसे का सच्चा साथी। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक, अब चमकिए प्यार से। इक्वल द राइट वन, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन वेइंग इंडस्ट्री। 7 डेज स्ट्रेच मार्क रिमूवल क्रीम लगाइए और अपने प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स मिटाइए। और